हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो सबसे पहले तो कि मैं कौन हूँ। बेसिकली मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम से किया है और मैंने 2 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, 2022 में और 2023 में। और दोनों बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। 2022 के प्रीलिम्स में मेरे GS1 में 74 मार्क्स थे और CSET में मेरे मार्क्स 71 थे। और 2023 में मेरे GS में मार्क्स 85 to 90 के बीच में वेरियस की से मिलाने पर आ रहे हैं। और CSET में मैं फेल हूँ इस बार भी, क्योंकि CSET इस बार अनप्रेडिक्टेबल था और GS में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आ रहे थे, बट CSET के कारण नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तभी यहाँ पर हैं हम। और यह चैनल क्यों है बेसिकली, तो इस पे मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा। मैंने मेरी तैयारी 2020 में स्टार्ट कर दी थी और जो मैंने पिछले 3 सालों में सीखा है इस जर्नी के दौरान, वही मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। और मेरा माध्यम हिंदी है। और अब इस चैनल पर आगे क्या होगा, इस पे बेसिकली होगा कि हम PYQ बेस्ड पर पूरा सिलेबस यूपीएससी का कंप्लीट करेंगे अगले 3 से 4 महीनों में। कैसे करेंगे PYQ बेस्ड पे, वो हम आगे देखेंगे कि तैयारी के दौरान कि जो समस्याएं आती हैं उनको हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे कि कैसे उन तैयारियों से वो कैसे उन परेशानियों से लड़ें, उन परेशानियों को दूर करें और अपनी तैयारी को स्मूथ बनाएं। जो बेसिकली तैयारी के दौरान जो मैंने मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे देखा है कि सबसे मेन दिक्कत आती है नोट्स बनाने में, कि नोट्स कितने बनाएं, कहाँ से बनाएं, कितना लिखें, कितना छोड़ें। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लिखते जाते हैं तो एक अलग से बुक बन जाती है। फिर हमें खुद को एहसास होता है कि ये तो किसी काम का नहीं रहा। और दूसरी दिक्कत आती है कि सिलेबस टाइम पर नहीं होता, कि हम एक सब्जेक्ट में जैसे हमने पॉलिटी स्टार्ट की तो पढ़ते ही जा रहे हैं, उसको 2 महीने हो गए बट वो कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पे। और जब जियोग्राफी कर ही जा रहे हैं बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। GS1 2 3 4 ऐसे प्रीलिम्स भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। और अब तो CSET भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ही हो गया, जिसको एक फुल टाइम देके तैयार करना पड़ेगा। और ये इतने बड़े सब्जेक्ट हैं, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो कैसे टाइम में पूरा हो उसका भी हम यहाँ इफेक्टिव वे में देखेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ देखेंगे कि कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें। और एक सबसे बड़ी परेशानी और आती है कि हम जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम नोट्स बना लेते हैं, नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, बट जब आंसर राइटिंग पे आते हैं ना, तो उस टाइम हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमसे आंसर एक फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते। हम जैसा पढ़ते हैं, जैसे हमारे नोट्स होते हैं, उसी नोट्स को हम सीधे आंसर में उतार देते हैं। बट ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत होती है। और हम जब ऐसे आंसर लिखने स्टार्ट करते हैं तो हमारे वो अवचेतन में बैठ जाता है और हम वैसे आंसर ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वो आंसर हमारे, और जब हम टेस्ट सीरीज में दे जाते हैं तो वहाँ पे भी वही आंसर झलकते हैं। तो शुरू से ही कैसे हम इफेक्टिव वे में साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ क्वेश्चन को समझें, कि कैसे क्वेश्चन का इंट्रो लिखना है, कैसे किस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं और क्वेश्चन को किस पार्ट को कितना एड्रेस करना है, किस पार्ट को कितनी जगह देनी है और कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सब हम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। मैं बेसिकली यहाँ पर जो भी टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक सिलेबस के यूपीएससी की जो PDF है उसमें ऐड है, उन सब टॉपिकों पर जितने भी क्वेश्चन पिछले 30-40 साल के अंदर आ रखे हैं, उन सब क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो और जो क्वेश्चन की डिमांड भी समझ नहीं आती, मेन डिमांड की क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, हम लिख तो देते हैं। जैसे ही हमारे को एक कीवर्ड मिलता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने कई नोट्स में उस कीवर्ड को पढ़ रखा होता था, हम उसी कीवर्ड का जो जितना हमारा ज्ञान होता है सारा वहीं पर उलट देते हैं। बट वो एकदम क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल नहीं करता है और हमें फिर मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं। और क्वेश्चन के जो पार्ट होते हैं 2-3 पार्ट, जैसे इथिक्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हर क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 पार्ट होते ही होते हैं। तो उन पार्ट को कैसे डिवाइड करें, किस पार्ट को कितनी जगह दें, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जो यूपीएससी के GS2 के अंदर सिलेबस है गवर्नेंस के, उसके जितने भी टॉपिक हैं उसको डिवाइड करके बताऊंगा कि हम आगे कैसे इस सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के अंदर जो एक टॉपिक है कि पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, इस टॉपिक के अंदर कई कीवर्ड हैं जो सिलेबस में मेंशन भी हैं और नहीं भी मेंशन है, बट उन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन यूपीएससी ने
बार बार पूछे, एक बार नहीं पूछा, 5 बार, 6 बार, 7 बार कंटिन्यू भी पूछे हैं। जैसे ई गवर्नेंस में 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, इस टाइप से कंटिन्यू क्वेश्चन भी यूपीएससी कर रहा है इन टॉपिक पर। तो हम बेसिकली यहाँ पर जो मेन जो कोर टॉपिक है यूपीएससी के, जो उसके सिलेबस में मेंशन है और जो मेंशन नहीं है और जिन पे यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन किया है, उनको यहाँ पर हम बेसिकली अच्छे ढंग से यहाँ पर समझेंगे। मैं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँगा और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को टॉपिक को प्रिपेयर करके आएंगे और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे से होलिस्टिक वे में समझेगा। आप यहीं पर उस क्वेश्चन के बेस पे नोट्स बना पाएंगे। तो उसका इंट्रो यहीं पर आपको मिल जाएगी। आप इंट्रो को इस प्रकार से लिख सकते हो। आप अपने नोट्स में उस इंट्रो को ऐड कर सकते हो कि हाँ, अगली बार मैं जब भी कोई इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन देखूंगा तो ये इंट्रो मैं उसमें ऐड करूँगा या ये कंक्लूजन मैं उसमें ऐड करूँगा। इस टाइप से हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय के अंदर सब टॉपिक हैं। सूचना का अधिकार, आरटीआई हो गया, लोकपाल हो गया, सार्वजनिक नियम में भ्रष्टाचार हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, सार्वजनिक जीवन में सिविल सेवा की भूमिका हो गई, सिटीजन चार्टर हो गया। तो इन कीवर्ड पर यूपीएससी ने कहीं ना कहीं 5-6 बार हर कीवर्ड पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इन कीवर्ड के नोट्स हमारे पास 1-2 पेज में होने ही चाहिए। अगर इस टाइप से हमारे पास नोट्स तैयार हैं तो हम एक कम टाइम में रिवीजन भी कर पाते हैं, कम टाइम में सब्जेक्ट को कंप्लीट भी कर पाते हैं और कम टाइम में हम अपना सिलेबस भी पूरा कर पाएंगे। तो यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो हमें हमारे जो पढ़ाई के अंदर लाना है। हम बेसिकली करेंगे क्या कि एक सारणी बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी यूपीएससी की कीवर्ड है ना, उनको एक सारणी में लिख देंगे। और जिस प्रकार से हमने एक दिन जैसे ई गवर्नेंस के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो जैसे हमने ई गवर्नेंस के नोट्स बना लिए तो उस एक सेक्शन रखेंगे नोट्स का, एक पीवाईक्यू का और एक रखेंगे रिवीजन का। हम कितने दिन बाद रिवीजन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को। तो जैसे ही हमने नोट्स बना ली तो हम नोट्स वाले पॉइंट पे टिक मार देंगे और उसके बाद जैसे ही हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर दी सारे, तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन पे टिक मार देंगे और उसके बाद जब भी हम रिवीजन करेंगे ना तो उसके आगे डेट लिख देंगे ताकि हमें खुद को पता चलता रहे कि हमने किया है। बेसिकली होता यह है कि हम 2-3 महीने कंटिन्यू पढ़ते हैं बट बाद में पता चलता है कि हमने 2-3 महीनों में कुछ भी नहीं किया। बट अगर हम इस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ करेंगे और हम एक सारणी के बनाकर उसको नोटिस करते हुए चलेंगे कि हमने इन दिनों में ये किया है, डेट के साथ लिखेंगे, तो हमें आगे पता चलता रहेगा कि हमने हमारे दिनों को कैसे यूज़ किया है। तो हमें रिग्रेट भी नहीं होगा और सिलेबस भी कंप्लीट होगा और हम एक इफेक्टिव वे में तैयारी को और इनहेंस करेंगे। उसी प्रकार से एक दूसरा टॉपिक है ई गवर्नेंस के अंदर ही विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन हो गए, एसएचजी हो गए, दानदाता हो गए, अन्य हितधारक। तो इस टॉपिक के जितने भी कीवर्ड है जैसे कि एसएचजी हो गया, एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, डोनर एजेंसी हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट इशू हो गए। जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट इशू पर 2004 में शायद या हाँ 2004 में क्वेश्चन पूछ रखा था कि आईपीसी धारा 309 क्या है। तो हम जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं बट हम लक्ष्मीकांत कहीं नहीं देखते कि आईपीसी धारा 309 कहाँ है। तो हमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन पे ही पता चलेगा कि हमें कहाँ तक तैयार करना है, कितना तैयार करना है। तो जैसे ये आईपीसी धारा सुसाइड के ऊपर है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को कैसे वापस पलटा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर बारीकी से देखेंगे। तो आपको पीवाईक्यू ही नहीं होंगे बट आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा पीवाईक्यू के साथ साथ और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार से और भी टॉपिक हैं जो गवर्नेंस के साथ हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया और जो करंटली इशू हो गए गवर्नेंस के साथ जुड़े हुए और सरकारी नीतियों के से रिलेटेड वो टॉपिक हो गया। सामाजिक और विनियामक और अर्ध न्यायिक निकाय हो गए जो लक्ष्मीकांत के अंदर जो पीछे वाले चैप्टर हैं जो 50 के बाद वाले, उनमें ये टॉपिक आते हैं बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिया होता है, उसको कैसे करंट से रिलेट कराएं, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को इन टॉपिक से समझेंगे और लक्ष्मीकांत के अलावा हमें कितना क्या पढ़ना है इसके बारे में वो हमें यहीं पता चल जाएगा, ताकि हम अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड करते हुए चलें ताकि हमारी तैयारी में कहीं पर भी कमी नज़र ना आए। इसी प्रकार से एक और टॉपिक है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो उसके बारे में जो लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखा होता है बट हमें खुद को भी पता नहीं चलता कि ये कहाँ दे रखा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ से और कितना हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसकी कमियाँ क्या हैं, इसके क्या क्या जो चेंजेस लाई हैं गवर्नमेंट ने, इसमें क्या सुधार किए गए हैं और निर्वाचन आयोग ने इसमें क्या सुधार किए हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर हॉलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन के पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे कंक्लूजन बनाएंगे, इंट्रो कैसे लिखेंगे, तो 1-2 मॉडल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और बाकी हम सब टॉपिक हैं तो जो सिलेबस के बेसिस पे हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे आगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो है बेसिकली गवर्नेंस का टॉपिक है
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इससे लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है ये कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटीग्रिटी इंडेक्स जारी करता है, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित होती है, और उसमें जो इंडिया की रैंक है ना बार बार लो आ रही है, तो उससे संबंधित इशू क्या है, क्यों लो आ रही है, तो इसमें उसको थोड़ा अलग वे में पूछा है कि जो भ्रष्टाचार कम है उसका जो रीज़न है वो है सार्वजनिक नैतिकता होती है उसकी कमी है, कि जो हमें नैतिकता है या जो सिविल सेवक उसमें जो नैतिकता है उस कमी के कारण जो भ्रष्टाचार भारत में अधिक है। तो उस सार्वजनिक नैतिकता की कमी होने के जो इसमें कारक पूछे गए हैं कि कानूनी कारक उसके क्या क्या हैं, राजनीतिक कारक क्या हैं, सामाजिक कारक क्या हैं, सांस्कृतिक कारक क्या हैं, तो उनको हमें बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन को हमने जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में पूछा, तो हम क्वेश्चन में पहले से ही ये जान लेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आया, तो इससे संबंधित हमको इंट्रो हमारे पास हो, तो हम इजीली जो मेन डिमांड है उसको शुरू से ही पकड़ लेंगे। तो जैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशन लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके जो रैंकिंग वगैरह इंडिया की होती है वो हम वहाँ पे पढ़ते ही हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी एक नॉर्मल जो आपको आगे प्रीलिम्स के दौरान याद करना ही करना है, तो ये फैक्ट आपको इजीली याद हो भी जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती कि इतने फैक्ट कहाँ से याद होंगे। तो जैसे इसके अंदर पूछा है कि साधारण नैतिकता की कमी के कारण है कि कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को अगर एक सीधे अगर क्वेश्चन पे ऊपर चले जाए तो हम सीधे लिख देंगे कि पहला कारक, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण। बट ऐसे हम क्वेश्चन को अगर एड्रेस करेंगे तो क्वेश्चन में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्क्स वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होता है। जैसे इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो हम भी क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट में क्वेश्चन को बांट देंगे। सबसे पहले कानूनी कारक लिख देंगे, फिर राजनीतिक कारक लिखेंगे, फिर सामाजिक कारक लिखेंगे, फिर सांस्कृतिक कारक लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर मॉडल आंसर भी दे रहा हूँ, तो जो एकदम साइंटिफिक वे में आंसर को बांटा गया, तोड़ा गया है। आपको इजीली पढ़कर ये समझ आ जाएगा कि आंसर को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रो में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंटीग्रिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान बताया 2022 के अंदर। तो इस प्रकार से हम अगर इस प्रकार का फैक्चुअल अगर इंट्रो लिख देते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड इंट्रो है, तो हमारा जो क्वेश्चन की जो इफेक्टिवनेस है वो शुरुआत में ही बढ़ जाती है, और जो एग्जामिनर होते हैं उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उसी प्रकार हमने कानूनी सीधे बॉडी में चले गए तो बॉडी में सीधी हेडिंग डाल सकते हैं कि जो कारक हैं क्या क्या हैं। तो पहले हेडिंग डाली कानूनी कारक हो गए, तो कानूनी कारक में जो जो कमियां हैं जैसे हमारे याद आ रही है कि जैसे कि जो कमज़ोर भ्रष्टाचार विरोधी कानून हो गए, या फिर जो कानून है उनकी जो पेंडेंसी न्यायिक प्रक्रिया वो बहुत धीमी है, जिसके कारण क्या केस पेंडिंग है, तारीख पे तारीख चली जा रही है, और उसी तारीख से तारीख 4 रोड के साथ पेंडिंग हो गए। और इसी कारण जो है जो सिविल सेवकों पर होता है कि दबाव नहीं बनता कि अगर केस हो भी जाता है तो केस की सुनवाई जल्दी से होगी नहीं, तो हम वो इजीली बच जाते हैं। तो ये वो सार्वजनिक नैतिकता को गिराने का एक कारक बन जाता है। उसी प्रकार से क्या है, अपर्याप्त विसल ब्लोअर सुरक्षा हो जाती है कि विसल ब्लोअर अगर शिकायत कर भी देता है और शिकायत जो दोषी व्यक्ति हैं अगर वो उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है, तो जो शिकायत करता है उसी पर वापस शिकायत हो जाती है। ये हमारे कानून जो विसल ब्लोअर एक्ट 2014 है उसमें ये बात लिखी गई है। तो ये जो विसल ब्लोअर है उसको आगे आने से रोकता है। तो इस प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया में जो लूप फॉल्स हैं वही हमारे को जो सार्वजनिक नैतिकता है उसको लाने में रोकते हैं। इसी प्रकार के जो राजनीतिक कारक है, राजनीतिक कारक में जो राजनीति हैं वो भी खुद कदाचार हैं, उसमें खुद जो राजनेता होते हैं वो संरक्षण देते हैं अपराधियों को, और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमी है, राजनेता खुद नहीं चाहते कि राजनीति भ्रष्टाचार की नींव पर ही टिकी हुई है। इसी प्रकार का जो बेसिक पॉइंट है वो हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, वो हम यहाँ पर ऐसे होलिस्टिक वे में डिस्कस करते जाएंगे। उसके साथ फैक्ट है जो ऐड करता जाऊँगा मैं, ताकि उन फैक्ट को अपने नोट्स में ऐड करके इफेक्टिव नोट्स बना पाए, उनको याद करके आप अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा एनहेंस कर पाए, एक अच्छी क्वालिटी का आंसर आपको बन जाएगा। तो आप यहाँ पे जब क्वेश्चन को सीधा पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन की पूरी डिमांड को ये आंसर है जो फुलफिल कर रहा है। जैसे इसमें सामाजिक कारक लिखे हुए हैं कि जो व्यापक गरीबी है, नागरिक जागरूकता का अभाव हो गया, भ्रष्टाचार के प्रति स्वीकार्यता है कि आज समाज के अंदर भी ऐसा ही सिर्फ पैसे का वैल्यू है, समाज ये नहीं देखता था पैसा कहाँ से आए, तो चाहे भ्रष्टाचार से आए उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं पैसे कमाकर समाज के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूँ, उसके प्रति वो नेगेटिव इमेज है ही नहीं। और असमानता आदि के जो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपना रिश्वत देके अपना काम करवा लेते हैं। उसी प्रकार के जो सांस्कृतिक कारक है, ये जटिल सामाजिक पदानुक्रम है कि आज भी समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त है। तो क्या है कि अगर XYZ 3 जातियाँ हैं और सामने वाला जो सिविल सेवक है वो Y जाति का है, अगर उसके पास X और Z जाति के
आदमी जाते हैं शिकायत करने, तो वह उनकी शिकायत को नहीं सुनेगा। अगर जबकि वही जो जाति का आदमी उसके पास जाता है तो वो उसकी शिकायत ईज़िली सुन लेगा, क्योंकि वो उसकी जाति से बिलॉन्ग करता है। तो वो एक्स और जेड जाति से क्या करेगा, रिश्वत भी माँगेगा और रिश्वत के बेस पे उनका काम करेगा। तो ये भी एक प्रकार से कहीं न कहीं समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक नैतिकता को गिराता है। उपहार देने की संस्कृति है समाज के अंदर, कि सीधे रिश्वत ना देकर कहीं न कहीं उसको किसी प्रकार से एक उपहार के रूप में रिश्वत पहुँच जाती है। बस उसकी टैगलाइन होती है, वो चेंज हो जाती है, भ्रष्टाचार से उपहार बन जाता है, बट कहीं न कहीं वो भी एक भ्रष्टाचार का रूप ही होता है। अब जैसे हम ट्यूशन की जो मेन डिमांड है उसको तो समझ लिया। अब इसमें एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेसिव अप्रोच लानी होती है कि हम कैसे फ्यूचर में इसको बेहतर बना पाएँगे, सार्वजनिक नैतिकता समाज में एस्टेब्लिश कर पाएँ और हम हमारा जो रैंकिंग है उसके जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स है उसके अंदर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो वही जो कमियाँ थी हमारी उनको ही वापस उल्टा करके लिख दीजिए, वही हमारे वे फॉरवर्ड बन जाएँगे। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी कानून है उसको मजबूत कर दीजिए, प्रभावी कानून सुनिश्चित कर दीजिए और नागरिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाइए। नागरिक जागरूक अगर हम अपनी पूरी भागीदारी निभाएँगे, व्हिसल ब्लोअर बनकर आगे आएँगे, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भारत में कम होगा और इंडेक्स में अपना स्थान वो सुधरेगा। और कंक्लूजन में वही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके ख़त्म करना है कि जो भ्रष्टाचार है वो कहीं न कहीं जो मौलिक अधिकार हैं या जो मानव अधिकार हैं उनका हनन करता है और इसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए या सामाजिक नैतिकता को स्थापित होनी चाहिए। और जो महात्मा गांधी की भी जो कोई कोट यहाँ पर ऐड कर सकते हो सामाजिक नैतिकता के ऊपर, इस प्रकार से किसी के कोट्स बेस पे भी ये कंक्लूजन लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन की पूरी डिमांड को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन का इंट्रो लिखना है, फिर कैसे उसकी बॉडी लिखनी है, फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कंक्लूजन में कैसे लाते हैं। तो जैसे आज मैं थोड़ा पहला वीडियो था, थोड़ा नर्वस फील कर पा रहा हूँ और इतना एलोबरेट कर भी ना रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे ढंग से हम समझते जाएंगे चीज़ों को। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन तो ईजी है, जो उसकी लाइनें हैं वो थोड़ी ट्रिकी बना दी गई है कि हम क्वेश्चन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। हम इस क्वेश्चन को सीधा भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर वाली लाइन को छोड़ दें, इस लाइन को छोड़ दें और बाकी वाले अगर लाइन को चलें तो क्वेश्चन को ईजिली समझ जाएंगे कि भाई विकासात्मक गतिविधियों में एसएचजी की क्या भूमिका है और एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए। तो एसएचजी की भूमिका लिख दीजिए और सरकार के उपाय लिख दीजिए और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें एग्जामिनर समझेगा कि इसने क्वेश्चन को सही से समझा ही नहीं है, तो फिर उस जो जो क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने मार्क्स हमें ये क्वेश्चन दिलाए, आपको आपने पूरा लिखने पर भी आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले यही है कि जो ऊपर वाली लाइन है कि समकालीन समय में स्वयं सहायता समूह का उदय राज्य की विकास गतिविधियों से धीमी लेकिन स्थिर वापसी की इशारा करता है। तो इसकी इस लाइन को पढ़ने पर हमें समझ नहीं आता ये लाइन क्या कह रही है कि भाई एसएचजी का उदय हो रहा है, राज्य विकास गतिविधियों से पीछे हट रहा है, ये मतलब क्या इसका रिलेशन क्या है इसके बीच में। तो इसको अगर हमने नहीं समझा तो हम फिर आंसर को सही से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हम यही देखेंगे, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो अब 2013-14 में हमने देखा है कि जो इजी क्वेश्चन आते थे सीधे क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें समझ आते थे। बट अब यूपीएससी क्या कर रही है, हम क्वेश्चनों को बहुत घुमा रही है, उन क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई ऐसा चीज़ ऐड कर रही है ताकि क्वेश्चन को समझने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आए और क्वेश्चन की डिमांड समझने में थोड़ा सा इशू आए। तो इस प्रकार अगर हम क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं इफेक्टिव वे में, तो हमारे को आगे भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हम अपने बेसिस पे अपने माइंड का यूज़ करके उस क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे और उसकी डिमांड को एकदम एक्यूरेट तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। तो बेसिकली इस पहली लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे एसएचजी हो गए, एनजीओ वगैरह हो गए, इनका जैसे जैसे उदय हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट है वो प्रत्यक्ष रूप से ना विकासात्मक गतिविधियों से पीछे हट रही है और अप्रत्यक्ष रूप से जो एसएचजी हो गए, एनजीओ हो गए, इनको फंड कर रही है, इनको सशक्त बना रही है ताकि इनके माध्यम से विकासात्मक गतिविधियाँ चलाई जाए। गवर्नमेंट विकासात्मक गतिविधियाँ को कम नहीं कर रही, बट एक मीडिएटर के बीच में एसएचजी एनजीओ को ला रही है ताकि इनके माध्यम से समाज के अंदर जो ग्रास रूट पे जो लोग हैं उन पर इफेक्टिव वे से नीतियों का कार्यान्वयन हो सके, क्योंकि एसएचजी होता है वो लोगों का ही समूह होता है। अगर वही सशक्त हो गया तो लोग सशक्त हो गए। इस प्रकार से गवर्नमेंट की जो नीति है उसमें चेंज जा रहा है, ना कि गवर्नमेंट विकास की गतिविधि से पीछे हट रही है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये समझ आया कि सरकार तो प्रत्यक्ष विकासात्मक गतिविधियों से पीछे जा रही है, तो एसएचजी कैसे विकासात्मक गतिविधि को भूमिका निभा रही है। ये क्वेश्चन की जो की डिमांड थी वो जो क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आप समझिए और फिर मेरे को आप एलोबरेट कीजिए। तो इसमें हम इंट्रो बेसिकली एसएचजी की डेफिनेशन से लिख सकते हैं, या फिर एसएचजी की बेसिक एसएचजी का कोई फैक्ट है उस पर लिख सकते हैं, या फिर जो एसएचजी की कोई परिवर्तन किया है समाज के अंदर उसकी बेसिस पे लिख सकते हैं कि एसएचजी ने महिलाओं को सशक्त कर दिया है, सामाजिक
उन्नति कर दी गई है या वित्तीय समावेशन को बढ़ा दिया, उस टाइप से इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। और जो दूसरा मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि सरकार का बजट आवंटन के बारे में, अब मैंने यहाँ पे एक्यूरेट जो डाटा था वो लिखा है, बट एक्यूरेट डेटा तो याद होगा नहीं इतना, तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि और उसको ऑलमोस्ट लेके चल सकते हैं कि जैसे 1000 करोड़ था और उसके बाद 3000 करोड़ हो गया, या ऐसे लिख सकते हो कि सरकार ने 2017 से 2022 तक 200% की ग्रोथ कर दी अपने। तो इस प्रकार से अगर हमने लिख देते हैं ना, तो हमारा इंट्रो हो जाए इफेक्टिव हो जाता है कि इसको कि एकदम कि मतलब क्वेश्चन की डिमांड, एग्जाम को लगता है कि लिखने वाले को क्वेश्चन की डिमांड पता है, कि उसने की डिमांड को समझा है कि सरकार खुद विकास गतिविधियों से पीछे हट रही है, एसएचजी को फंड कर रही है, एसएचजी को सशक्त कर रही है। तो इसका यही एग्जाम्पल है कि सरकार 2017 में उसको 1000 करोड़ दे रही थी एसएचजी को, अब 3000 करोड़ दे रही है। क्यों? क्योंकि एसएचजी के माध्यम से वो लोगों को सशक्त बनाना चाहती है। तो यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। और इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चनों की डिमांड को ऐसे ही समझेंगे। अब इसकी मेन बॉडी, तो जो क्वेश्चन के 2 पार्ट थे इसके अंदर, पहला पार्ट ये था कि एसएचजी की भूमिका विकासात्मक गतिविधियों में, और दूसरी थी भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय। ये मेन बॉडी के 2 पार्ट है। इन पार्ट को जितना क्वेश्चन का मार्क्स है उस पर डिवाइड कर दीजिए और आधा आधा पार्ट में लिख दीजिए। अब विकासात्मक गतिविधियों में एसएचजी की भूमिका क्या है, उसने गरीबी को कम उन्मूलन किया है और आजीविका संवर्धन बढ़ाया है। कैसे एसएचजी के लोग हैं पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो स्वरोजगार में चलाते हैं, और स्वरोजगार से जो आय होती है, इस प्रकार से गरीबी उन्मूलन हुआ, लोगों को स्वरोजगार मिला। और दूसरा है महिला सशक्तिकरण। तो एसएचजी में जो बेसिकली है ऑलमोस्ट 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी में शामिल है। 2021 तक 10 करोड़ हो गई थी, अब तो ज़्यादा ही होंगे। तो 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी में शामिल है। 10 करोड़ महिलाओं को एसएचजी के माध्यम से सीधा सीधा सशक्त किया जा सकता है। तो इसमें, और महिलाओं को सशक्त करने का मतलब है परिवार को सशक्त करना। और अगर महिला पैसा कमाने लग जाती है, तो ये देखा गया है कि जो महिला की स्पेंडिंग होती है पुरुषों की तुलना में अपने बच्चों के फूड पर, पोषण पर, स्वास्थ्य पर अधिक होती है। तो पुरुष की उसके पिता की तुलना में माता की जो स्पेंडिंग होती है। तो यहाँ से हम और भी की पॉइंट यहाँ जोड़ सकते हैं कि महिला सशक्त हो रही है तो क्या हो रहा है, महिला अपने बच्चों के पोषण पर खर्च कर रही है, और बच्चों के पोषण से क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सुधर रहा है। इससे क्या हो रहा है, और महिला अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, और अपने स्वास्थ्य पर खर्च करके क्या होगा, एमएमआर कम होगा, मातृत्व मृत्यु दर, और बच्चों से क्या होगा, शिशु मृत्यु दर होगा, कम होगी। और क्या होगा, जैसे एनएफएचएस का डाटा है, एनएफएचएस 5 का, कि 52% जो महिलाएं वो एनीमिया से ग्रसित है। तो इस प्रकार से एसएचजी को सशक्त करके, जिसके बाद इसका महिला सशक्त होगी, और महिलाओं के सशक्त होने से क्या हो सकता है, जो एनीमिया से ग्रसित महिला उनको जो ग्रसित महिला हैं या एनीमिया पीड़ित महिला उनको जो पोषण पहुंचाया जा सकता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार से हम इसमें एडिशनल पॉइंट भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। और अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं दूसरे पॉइंटों को, किस प्रकार से हम क्वेश्चन की जो अपनी सोच है उसको वाइड बना सकते हैं कि हाँ, हम कहीं से भी टॉपिक, किसी न किसी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, या इन्वायरमेंटल हो। सारे इशू को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन क्या है, एसएचजी के लोग होते हैं वो एक समूह के रूप में होता है, और वो बैंक से लिंक होते हैं, और वो एसएचजी के माध्यम से सभी लोगों के बैंक में खाते खुल जाते हैं। और उन्हीं लोगों को सरकार की जो योजना है, जो डीबीटी के माध्यम से संचालित हैं, सरकार की अभी तक 350 के समथिंग योजना है जो डीबीटी से जुड़ी है, तो उन सभी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक मिल पाएगा। तो इस प्रकार से विकासात्मक गतिविधियों में एसएचजी भागीदारी निभा सकती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ के जो एडिशनल पॉइंट भी होते हैं, जो अपनी दिमाग को, अपनी सोच को विकसित करके होलिस्टिक वे में सोच के हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट था कि गवर्नमेंट ने इसमें एसएचजी के विकास में क्या क्या प्रयास किए हैं। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो नाबार्ड ने शुरू किया था 1992 के अंदर, उससे संबंधित वो हो गया। प्रियदर्शिनी योजना हो गई, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई थी। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना थी, इसके अंदर जो एसएचजी के माध्यम से महिला किसानों को जो सशक्त करने का प्रावधान था। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो लिखी हुई आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन है जो बेसिकली 15 नंबर का क्वेश्चन था, 2017 में आया हुआ था, और ये देखिए 2017 में था और 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें वे फॉरवर्ड वगैरह पूछा नहीं गया होता, बट हमारे को लिखना होता है सामने से, क्योंकि 3 पेज का आंसर होता है, तो 3 पेज भरने के लिए ये चीज़ एडिशनल होती है। तो इसमें हम इसकी बाधाएं लिख सकते हैं कि इसमें बाधाएं क्या क्या आ रही हैं, एसएचजी किस प्रकार से जो विकासात्मक गतिविधियाँ हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस प्रकार से वेन डायग्राम बना के यहाँ पर आंसर को लिख सकते हैं।
हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना भी सीखें, कैसे वेन डायग्राम इफेक्टिव रूप से हम बना पाएंगे, कि अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम हो गए। तो इस प्रकार हम बाधाएं में जितने भी हैं, अगर इस प्रकार से हम लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है, और वेन डायग्राम के रूप में लिखेंगे तो लगता भी इफेक्टिव है, और टाइम पर भी, जैसे क्वेश्चन को 11 मिनट में पूरा करना होता है, तो वेन डायग्राम बना के हम वो 11 मिनट में क्वेश्चन को पूरा भी कर पाएंगे। उसी प्रकार से आगे की राह को भी वेन डायग्राम के रूप में लिख दीजिए, और इस प्रकार से हम इसके जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हम एड्रेस कर पा रहे हैं, और इफेक्टिव वे में क्वेश्चन को एकदम जो आंसर है उसको वेन डायग्राम के माध्यम से सुंदर भी बना पा रहे हैं। और कंक्लूजन में वही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ खत्म कर दीजिए कि सरकार के समर्थन और हस्तक्षेप के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर सतत विकास, गरीबी में कमी और सामाजिक शासन में बदलाव देने के साधन में एसएचजी को मजबूत करना है। ये कंक्लूजन। इसी प्रकार से हम जितने भी टॉपिक हैं, चाहे सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, जितने भी टॉपिक है उनके जो कीवर्ड है, उन कीवर्ड के सारे क्वेश्चन होलिस्टिक वे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये काम हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम सबसे पहले गवर्नेंस से ही स्टार्ट करेंगे, और गवर्नेंस में सबसे पहले जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार हम सारे जितने भी टॉपिक आ रखे हैं यूपीएससी के अंदर, उन सारे टॉपिक को इफेक्टिव वे में करते हुए आगे चलेंगे। और जो हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ से, उसके लिए एक पीडीएफ है सिनॉप्सिस आईएएस की, वह पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसकी लिंक मैं अपने आपको नीचे मिल जाएगी। और इस प्रकार से उस जो पीडीएफ है उसको आप प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लीजिए, और उस पीडीएफ से आप बार बार क्वेश्चनों को पढ़ने का ट्राई कीजिए, और बार बार क्वेश्चन को करने का आंसर करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप उसको लिख नहीं पाएंगे, इन दी एंड आपको जाके मेंस में लिखना ही है। जिस प्रकार आप अगर प्रीलिम्स के पढ़ रहे हो और प्रीलिम्स के आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उसी प्रकार से मेंस के भी जो आंसर राइटिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको मिस आउट करते हैं, हम डर के मारे उसको नहीं करते हैं। बट जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप अपने डर को भगाएंगे नहीं, तब तक आप जो इन दी एंड आपका गोल है कि मेंस में अपील होना और मेंस को पास भी करना है, तो लिखे बगैर मेंस पास होगा नहीं, तो अपने डर को भगाना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पर जो इस डर को दूर करने का प्रयास करेंगे, और अच्छे वे में यहाँ पर क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, और उसकी की डिमांड को समझेंगे। और आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।